हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस करेंगे। आज लेक्चर नंबर 3 रहेगा। आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन करवाना चाहेंगे और आज एक ऐसा न्यूमेरिकल होगा, अब तक जो आपने पढ़ा है वो सारा उसमें शामिल होगा, सारा क्लियर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स और आज इसका लेक्चर नंबर 3 है जी, लिख सकते हैं आप, लेक्चर नंबर 3। सुनना, अगर मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है A+2B गिव्स 4C, ये रिएक्शन है और टाइम 0 पे इसकी कुछ कंसंट्रेशन गिवन है। लेट्स सपोज ये 20 है और ये मान लो 55 है। ये शुरू नहीं हुई रिएक्शन, इसकी अमाउंट 0 है। टाइम t इक्वल टू टी मतलब कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन पर इसका कितना मैक्सिमम प्रोडक्ट बन सकता है, आपको यह बताना है। तो जब ऐसा सवाल आए मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाना हो तो सबसे पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट छांटना होगा। इनमें से कौन कम है कौन ज्यादा है, वो कैसे छांटेंगे आओ देखते हैं। एक के साथ 2 रिएक्ट कर रहा है, एक के साथ रिएक्ट कर रहा है 2 और 20 के साथ रिएक्ट कितना करेगा, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 20 का 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि 1 से 2 तो यहां पर उत्तर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 40। ये 40 चाहिए था लेकिन ज्यादा है और ये ज्यादा है तो ये कम, इसका मतलब ये होगा लिमिटिंग रिएजेंट। ये था ए को बी के रिस्पेक्ट में चेक किया, अब बी को ए के रिस्पेक्ट में चेक कर सकता हूं। देखो जी कैसे, 2 रिएक्ट करता है 1 से, 2 रिएक्ट करता है 1 से, कुछ नहीं स्टोइचियोमेट्री 1 है तो 2 रिएक्ट करता है 1 से, 1 रिएक्ट करेगा 1/2 से और यहां पर कितना गिवन है 55 रिएक्ट करेगा 1/2 इंटू 55 और 55 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 27 दूनी 54, तो यहां पर आएगा 27.5 आ जाएगा। ये होना चाहिए था 27.5 लेकिन है कितना 20 है। इसका मतलब ये अपना क्या है, ए है लिमिटिंग रिएजेंट और ये है जी अपना एक्सेस रिएजेंट, इसे बोल सकते हैं एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जिसकी अमाउंट कम हो जाती है। दोज स्पीसीज विच लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, या फिर दोज स्पीसीज विच गेट्स कंज्यूम, आप कह सकते हैं गेट्स कंज्यूम एंड हेंस लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। देखो मैं बता ही देता हूं आपको नेक्स्ट पेज पर, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट्स, इसमें देखेंगे दो स्पीसीज, वो एलिमेंट्स हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, तो स्पीसीज में सारी चीज आती हैं। दो स्पीसीज विच गेट्स कंज्यूम इन द रिएक्शन, या फिर ड्यूरिंग द रिएक्शन कह सकते हैं आप, in the reaction and hence limits the amount of product formed, product formed is called, आप कह सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है जी, मतलब ऐसे स्पीसीज जो रिएक्शन के दौरान कंज्यूम हो जाए, पूरी की पूरी कंज्यूम कर ली जाए, और पूरी कंज्यूम कर ली जाएगी मतलब खत्म हो जाएगी किसमें, ड्यूरिंग द रिएक्शन या फिर इन द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में वो पहले खत्म हो जाए कहने का मतलब है। और हेंस द लिमिट्स, और एक लिमिट तय कर देती है कि अपना प्रोडक्ट कितना बन सकता है, मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना बन सकता है, एक लिमिट तय कर देती कि इस लिमिट तक बनेगा, इस हद तक बनेगा, इसलिए इसको नाम दिया गया है लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां पर देखो जी, यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता लग चुका है ए है, तो प्रोडक्ट ए के हिसाब से बनेगा। कैसे बनेगा, देखो ये पूरा खत्म हो गया मतलब टाइम t इक्वल टू टी पे कितना बच जाएगा 0, तो ये रिएक्ट कितना कर जाएगा, ये रिएक्ट कर जाएगा 20। जब 1 से 2 रिएक्ट कर रहा है 20 से ये कितना रिएक्ट करेगा, ये 20 से 40 रिएक्ट करेगा। 55 था 40 रिएक्ट कर गया, कितना बचा होगा 15, ये बचा रहेगा, ये फालतू का है। अब
देखो इधर देख सकते हो आप, मैं बताता हूं आपको कैसे देखना होता है। देखो 1 से कितना बन रहा है 4, यानी कि 4 टाइम्स फॉर्मेशन हो रही है, तो 20 की भी 4 टाइम फॉर्मेशन करोगे, कितनी टाइम्स 4 टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा 20 का 4 टाइम्स, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 80। आप ऐसे निकाल सकते हैं। और दूसरी बात, जब आपने लिमिटिंग रिएजेंट देख लिया, या तो इसके हिसाब से बना दो, इसका रोल ही खत्म कर दो, या फिर आपने ये लिख लिया है, देखो 2 से कितना बन रहा है 4, कितना टाइम्स, यानी कि एक बन रहा है 2 टाइम्स, इसके हिसाब से बनाओगे तो इसका क्या बनना चाहिए 2 टाइम्स, और इसका 2 टाइम्स कितना है जी, इसका 2 टाइम्स है 80। क्या आपको यह बात समझ में आई है? यह बात समझ में आनी बहुत जरूरी है, लिमिटिंग रिएजेंट से आप बना सकते हैं। आगे चल लेते हैं, आगे देखना जी, अगर मेरे पास रिएक्शन आती है 3A प्लस 6B गिव्स टू 9C, ठीक है जी, सिंपल सी बात है। अगर मान लो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी अमाउंट दे दी 60, इसकी अमाउंट आपके पास दे दी 95 या 100 ही मान लो आप, इसकी अमाउंट दे दी 100, ये कुछ नहीं बना, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। टाइम t इज इक्वल टू कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कंप्लीट होगी, फिर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, तो सबसे पहले यू हैव टू चेक विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है वो छांटे, सिंपल तरीका है, देखो इसको इससे रिएक्ट कराओ। 3 से कितना बन रहा है, 3 से बन रहा है 6, 1 से कितना बनेगा 6/3, 3 से 6, 60 से कितना बनेगा, 60 से कितना बनेगा 6/3 इंटू 60 कर देंगे। क्या आपको ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो यहां पर आप देख पाएंगे, यहां पर आ जाएगा 20 और 20 सिक्का 120, कितना चाहिए था 120, है कितना 100, ये क्या पड़ गया कम, यानी कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। या फिर ये हमने देखा है ए का बी के साथ, बी का ए के साथ चेक कर लो, क्या देखोगे, देखो इससे कितना बन रहा है, इससे कितना रिएक्ट कर रहा है, देखो 3, 6 से इधर लिख सकते हैं, 6 से रिएक्ट कर रहा है 3, 6 से रिएक्ट कर रहा है 3, और 1 से कितना रिएक्ट करेगा 3/6, तो कितनी अमाउंट गिवन है इसकी 100, तो लिख सकते हैं 100 से कितना रिएक्ट करेगा 3/6 इंटू 100। आप यहां से देख सकते हैं, यहां काटोगे यहां पर 2 आ जाएगा, यहां काटोगे यहां कितना आ जाएगा 50, तो हमें ये कितना चाहिए था, ए कितना चाहिए था 50, है कितना 60, तो ये 60 है, तो इसे आप कह सकते हैं एक्सेस रिएजेंट, इसे आप नाम देंगे ज्यादा अमाउंट इसकी, ये एक्सेस रिएजेंट है, इसकी अमाउंट कम है, तो इसे आप कह सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या है जी, लिमिटिंग रिएजेंट। अगर आपको इसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है तो डायरेक्ट सीधा सा बना सकते हैं, डायरेक्ट बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, देखो 6 से कितना बन रहा है 9, देखो डायरेक्ट करके दिखाऊं, स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट पी मैक्सिमम, डायरेक्ट बनाने का तरीका मैंने बताया था, पी मैक्स स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट, यहां पे लिख लिया प्रोडक्ट उसकी स्टोइचियोमेट्री, डिवाइड में रिएक्टेंट उसकी स्टोइचियोमेट्री इनटू इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट ले सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ले सकते हैं जो दी है। प्रोडक्ट कितना है 9 है, डिवाइड में इसकी स्टोइचियोमेट्री कितनी है 6 है, इनटू इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इसकी कंसंट्रेशन है जी 100, यहां 3 से कट जाएगा क्या, 3 तिया 9, 3 दूनी कितनी 6, यहां 2 और 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा यहां पर 50, तो यहां अमाउंट बनी कितनी जी 150, तो सवाल यही तो चाहिए था, यहां बन जाएगा 150, सवाल क्या हो गया खत्म हो गया। आप ऐसे भी खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरा बनाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, पूरा कैसे बनाएंगे, देखो जी इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, फिर पूरा बना के दिखाएंगे आपको कंप्लीट। देखो जी बनेगा क्या, होता क्या है, कौन से कलर से दिखा दूं, व्हाइट से चल लेना। देखो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पूरा खत्म हो जाएगा, कितना रिएक्ट कर जाएगा 100। अब देखो ये 6 से 3 रिएक्ट कर रहा है, यानी कि हाफ, कितना हाफ, यानी कि आधा, तो 100 का आधा कितना होगा 50, 60 था 50 रिएक्ट कर गया, कितना बचा हुआ 10 बचा हुआ। अब देखो
इससे कितने गुना बन रहा है, इससे 3 टाइम्स बन रहा है। कितने गुना जी? 3 टाइम्स, क्योंकि 3 3 तिया 9, इसका 3 टाइम्स बना दो, इसका 3 टाइम्स बना दो, क्या हो गया? 150। और इसका इस 3 से कितना बन रहा है? 9, यानी कि 1.5 गुना। कितने गुना? 1.5 गुना। और 1.5 गुना 100 का 1.5 गुना बना दो, कितना बन गया? 150 बन गया। आप ऐसे भी जा सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है जी, बहुत सिंपल। और अच्छा तो यही है, लिमिटिंग रिएजेंट छांटो, स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन आप ले सकते हैं। मुझे बताओ, क्या आपको यह बात समझ में आई है? क्या आपके बात ये पल्ले पड़ी है? अगर पल्ले पड़ी है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, हम आगे बढ़ जाएंगे। बहुत आसान है जी, कोई मोल वोल कॉन्सेप्ट नहीं, फर्जी बातें हैं ये, कुछ जरूरत नहीं है। तो यहां पर और ले सकते हैं, मान लो यहां पर कह दे a प्लस 2b और बन गया क्या? 3c। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन 100, इसकी कंसंट्रेशन मान ले 250। टाइम t इज इक्वल टू t पे इसकी कंसंट्रेशन बची हुई है 50 और आगे रिएक्शन को फॉरवर्ड करवाओ। अब कैसे करोगे? अब तो बहुत सिंपल हो गया, अब तो लिमिटिंग रिएजेंट भी नहीं चेक करना। क्यों? टाइम t इज इक्वल टू t पे उसने कुछ कंसंट्रेशन दी है। कैसे करेंगे? देखो, टाइम t इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन होता है जी, क्या होता है जिसका मतलब? इनिशियल कंसंट्रेशन। और टाइम t इज इक्वल टू t पे इसका मतलब है बची हुई अमाउंट। इसका मतलब क्या है जी? हिंदी में लिख देते हैं बची हुई अमाउंट, या फिर कह सकते हैं रिमेनिंग। क्या कह सकते हैं आप? रिमेनिंग, रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है जी। और यहां पर जो मैं लिखूंगा 100 था, 50 गया, कितना बचा? 50। और ये जो 50 है इसका मतलब है ये होता है रिएक्टेड अमाउंट। रिएक्टेड अमाउंट, कितनी अमाउंट आपकी रिएक्ट कर चुकी है। ठीक है जी। देखो, अब देखो यहां पर एक स्टोइचियोमेट्री अगर कुछ नहीं है, एक के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है? 2। एक के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है? 2। 50 के साथ कितना करेगा? 100। सिंपल। 1 से 2, 50 से कितना करेगा? 100। 250 था, 100 गया, कितना बचा होगा? 150। अब हमें बची हुई अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो, अब प्रोडक्ट बना लो किसी से, सेम बनेगा। कैसे बनेगा? देखो मैं बताता हूं। 1 का 3 गुना बन रहा है, कितना गुना? 3। तो 50 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 150। सिंपल बात। 2 का 3 बन रहा है, 2 का क्या बन रहा है? 3। 1.5 गुना 100 का 1.5 गुना बना दो, कितना? 150। सिंपल। या फिर अगर आप डायरेक्ट जा रहे हो, स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन, ये जा सकते हैं क्या? ये जा सकते हैं क्या? मुझे बताओ कमेंट करके। मैंने बताया था ढंग से देखना इस चीज को, इस चीज को ढंग से देखना। मैंने कहा था पी मैक्स, और पी मैक्स मतलब जब जब मैक्सिमम प्रोडक्ट बने तब ये रूल अप्लाई करना है, और मैक्सिमम प्रोडक्ट ना बने तब ये अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर क्या लिया हुआ है? इनिशियल कंसंट्रेशन। मैक्सिमम बनाना है तो इनिशियल जो ली थी वो सारी खत्म हो जाएगी। क्या मैं यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन ले सकता हूं? नहीं, यहां 0 बचा ही नहीं, यहां 0 बचा ही नहीं। ठीक है जी। इसमें पी मैक्स बनाना हो तो कैसे करोगे? तो कैसे करोगे? पी मैक्स इक्वल टू, इधर लिखोगे स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट इनटू रिएक्टेड अमाउंट। इनटू क्या जी? रिएक्टेड अमाउंट लिखना पड़ेगा यहां पर। ये चीज ध्यान रहे, ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी पड़ेगी। यहां पर रिएक्टेड अमाउंट है क्योंकि प्रोडक्ट बना रहे हम, यहां मैक्सिमम नहीं बना रहे हैं। जो प्रोडक्ट बना रहे, अगर मैक्सिमम बना रहे होते तो इनिशियल अमाउंट लेता मैं वहां पर। तो इसमें क्या बनेगा? इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? मान लो हमें ए के हिसाब से बनाना है, ए के हिसाब से बनाना है। स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितना? 3 डिवाइड में रिएक्टेंट कितना? 2 इनटू
इसकी रिएक्टेड अमाउंट देखो, ये क्या होती है रिएक्टेड अमाउंट, ये रिएक्टेड अमाउंट, ये रिएक्टेड अमाउंट। यहां पर क्या लिखोगे 100 काट दो कितना हो जाएगा 50, उत्तर कितना आ जाएगा 150, 150 उत्तर आ गया, 150 आना चाहिए था। किसके रिस्पेक्ट में बनाया बी। क्या ए के रिस्पेक्ट में बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं, ए के रिस्पेक्ट में बना लो प्रोडक्ट। कैसे बनेगा प्रोडक्ट, देखना जी, स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कितनी है 3 डिवाइड में रिएक्टेंट की कितनी है 1 इनटू रिएक्टेड अमाउंट, रिएक्टेड अमाउंट कितनी है 50, नीचे डिवाइड में 1 है तो गुणा कर दो डायरेक्ट, उत्तर आ जाए कितना 150, यहां भी 150, यहां भी 150, यहां भी 150। आई थिंक ये मामला आपके समझ में आया होगा। यहां पर क्या लिखोगे आप रिएक्टेड अमाउंट, यहां पर रिएक्टेड अमाउंट अगर प्रोडक्ट बनाना है, नहीं तो आप क्या लिखोगे, नहीं तो सिंपली आप इनिशियल अमाउंट लोगे, अगर मैक्सिमम बनाना है तो मैक्सिमम बनाना है तो इनिशियल अमाउंट लोगे। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। 0 है, इसमें देखो रिएक्ट कितना कर गया होगा, जो इनिशियल थी वही तो रिएक्ट करता है, इनिशियल थी वही तो रिएक्ट करता है। और यहां भी क्या है, यहां इनिशियल थी जितनी उतना रिएक्ट नहीं करा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन पड़ा रहा। ये बनता कैसे, मान लिया ये रिएक्शन 10 दिन चलती, ये रिएक्शन 10 दिन में खत्म होनी थी, हमने चौथे दिन ही चेक कर लिया तो पूरा प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, कुछ कम बनेगा। तो वो मामला होता है कि इसकी भी अमाउंट कुछ बची हुई है, इसकी अमाउंट भी कुछ बची हुई है, कुछ देर बाद कुछ दिनों बाद रिएक्शन होगी। बोल दो ये बात समझ में आई या नहीं आई है, बोल दो, क्या आपको ये बात समझ में आई है? अगर ये बात समझ में आई है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे नेक्स्ट ये क्वेश्चन करेंगे आप लोग 2a प्लस 3b कन्वर्ट इनटू 6c, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन है मान लो 100, इसकी कंसंट्रेशन है 300, टाइम t इज इक्वल टू t पे इसकी अमाउंट जो बची हुई है वो बची हुई है जी मान लो यहाँ पर 50, तो इसका मतलब रिएक्ट कितनी कर गई 50। ये बनाना है C कितना बनेगा, C कितना बनेगा ये बनाओ आप, ये तो आप बना ही सकते हो, C कितना बनेगा, बहुत सिंपल बात है। बोलो जी, बोलो, करो कमेंट। देखो जी बहुत सिंपल है जी, बहुत बढ़िया जवाब आपका आया है, सिंपल था। देखो 2 से रिएक्ट कितना कर रहा है 3, 50 से कितना कर जाएगा 1.5 गुना, यानी कितना कर जाएगा 75, सिंपल बात थी। या फिर आपको डायरेक्ट बोलना था 2 से कितना रिएक्ट कर रहा है 6, यानी कि 3 टाइम्स 3 गुना, और इसका कितना बन जाएगा 3 गुना, तो कितना बन जाएगा 150 बन जाएगा। इधर से देख लो इसका कितना है 2 गुना 2 टाइम्स, तो इसका 2 गुना इसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, सिंपल बात थी। यहां देख सकते हैं 300 था 75 रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना होगा, ये बचा होगा 225 225। या फिर उन लफड़ों से चलो, प्रोडक्ट बनाना है। देखो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट ये रही, डिवाइड में स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट ये रही, इनटू रिएक्टेड अमाउंट ये रही। आप ऐसे जा सकते हैं तो कट जाए कितना 3, फिर से कितना आ गया 150। इससे जा सकते हैं, इससे कैसे जा सकते हैं 6, और यहाँ पर कितना 3, 6 इंटू 3 इंटू रिएक्टेड अमाउंट कितनी है 75, यहाँ फिर से जाओगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 25, फिर से कितना आ जाएगा 150। उत्तर सेम आएगा जी, हर बार उत्तर में कोई चीज नहीं आएगा। आप किसी तरीके से जाओ उत्तर विल बी सेम ऑलवेज, उत्तर ऑलवेज विल बी सेम। देखो जी अब सवाल करवाता हूं, अब तक जो पढ़ाया उसमें सारा मामला इन्वॉल्व होगा। देखना जी, यहां पर एक रिएक्शन लिखता हूं मैं, देखो पूरी स्टेटमेंट देखो, 4a गिवन केमिकल रिएक्शन, एक रिएक्शन दी है A प्लस 2b गिव्स टू 3c मान लो। यह जी आपके पास एक रिएक्शन आपको दी है और उसमें कहा है उसके बाद
द इनिशियल concentration of A is 0.1 मोलर एंड B की जो कंसंट्रेशन है 0.2 मोलर रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। तो ये कंसंट्रेशन दे रखी एक रिएक्शन है, उसकी कंसंट्रेशन दी है ए एंड बी की कंसंट्रेशन दी है। उसके बाद कहता है कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन concentration of A reduced to, मतलब वो कंसंट्रेशन क्या हुई है, कम। कितनी कम हुई है वो आपकी इच्छा है, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने मान ली 0.06 मोलर, ठीक है जी। उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। उसके बाद कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में मान लिया 2 एंड बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना मान लिया 1। ठीक है जी। ये क्यों माने हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि स्टोइचियोमेट्री ऑर्डर होता है, इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 है तो ऑर्डर मैंने मान लिया 2, और इसके सामने स्टोइचियोमेट्री 2 है तो ऑर्डर कितना मान लिया 1, ताकि आपको हर बार याद रहे। ये सोल्व करो, ये सोल्व कर दो जी आप। ये बहुत आसान सवाल है, इससे आसान सवाल क्या ही होगा, बोलो जी। बिल्कुल आसान है। इसमें रेट कांस्टेंट के की वैल्यू मैं आपको दे देता हूं। रेट कुछ भी मान लो उसकी वैल्यू तो, ठीक है। ये वैल्यू मान लीजिए मैंने दे दी, ठीक है जी। रेट कांस्टेंट के की वैल्यू भी आपके सामने है। अब करेंगे सोल्व, करो जी सोल्व। बिल्कुल सिंपल सा मामला है। देखो जी, जिसका उत्तर आना था आ चुका है। कैसे सोल्व होगा, सॉल्यूशन देखो इस चीज का। देखेंगे एक रिएक्शन है, सबसे पहले हम उस रिएक्शन को लिखेंगे A प्लस 2B गिव्स टू 3C। ठीक है जी। A की इनिशियल अमाउंट कितनी है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी अमाउंट है 0.1 मोलर। B की अमाउंट कितनी है, B की 0.2 मोलर। टाइम t इज इक्वल टू t पे गेट्स रेड्यूस टू, देख लो इसका मतलब मैं बता देता हूं। रेड्यूस टू का क्या मतलब होता है, रेड्यूस टू का मतलब मान लिया आपके पास 50 रुपए थे, रेड्यूस टू अब कितने बचे हुए, मतलब 50। आपके पास 500 रुपए थे, रेड्यूस टू 200, मतलब अब कितने बचे हुए, 200 खत्म, कितने हुए 300। रेड्यूस टू अब कितने बचे हुए हैं, अब फिलहाल टाइम टी पर। तो यहां पर रेड्यूस टू कितना है 0.06। ठीक है जी। जब हमें पता 0.1 था, 0.06 बचा हुआ है, तो रिएक्ट कितना कर गया होगा 0.04। और यहां अब मामला स्टोइचियोमेट्री से चलेगा। देखो यहां पर कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब स्टोइचियोमेट्री कितनी है 1। अब सुनो, जब 1 से रिएक्ट कितना कर रहा है 2, तो 0.08 से रिएक्ट कितना कर जाएगा 0.08, और 0.08 रिएक्ट कर गया तो यहां कितना बचा होगा 0. कितना 12 20 1 2। ठीक है जी। और ये कितना बना होगा
इसका कोई खास चर्चा नहीं होगी। देखो 1 से कितना बन रहा है 3, यानी कि 3 गुना, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा जी 12 हो जाएगा। ठीक है जी, कर सकते हैं आराम से, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। क्यों नेगलेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि वो कहता है कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, उसने रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करवाई है, और रेट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन उसकी पावर अल्फा, और ऑर्डर उसने दे रखा है ए के रिस्पेक्ट में कितना 2, और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर दे रखा है 1। और ये बात मैंने बताई थी, आप ऑर्डर नहीं लिख सकते, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं लिख सकते, कब तक, जब तक या तो आप निकाल ना लो या वो दे ना दे, यहां पर ऑर्डर उसने दिया है। अब देखो, अब मामला क्या बन जाएगा, अब मामला सिंपल है, रेट इक्वल टू के की वैल्यू गिवन है कितनी, देखो जी यहां पर 5 इंटू 10⁻³ इंटू ए की कंसंट्रेशन, ए की, अच्छा एक बात बताओ, ये कंसंट्रेशन लूं या ये लूं, ऊपर वाली लूं या नीचे वाली लूं, ऊपर वाली कंसंट्रेशन या नीचे वाली, बोलो जी, ऊपर वाली कंसंट्रेशन या नीचे वाली, यही तो आपको बताना है। ये भी इस रिएक्शन में मेन चीज है, ऊपर वाली लूं या नीचे वाली लूं, रिएक्टेड है या रिमेनिंग है, बोलो जी, बोलो। बोलो, देखो जो लोग सोच रहे हैं मैं ये और ये रख दूं, ये कंसंट्रेशन रख दूं, तो वो निपट जाएंगे। उसने रेट पूछी है एट टाइम टी, रेट किस पे पूछी है, एट टाइम टी, क्यों, क्योंकि रेड्यूस टू, कुछ टाइम पे ये इतनी वैल्यू बची है, रेड्यूस टू हुई है, तो इनिशियल अमाउंट ये नहीं, ऊपर वाले लेंगे। जिसने ये अमाउंट ले ली वो निपट गए, वो निपट गए। कि क्या लेनी पड़ेगी, 0 पॉइंट, वाइट ही लेते हैं, वाइट से कर लेंगे, इसकी कितनी है 0.06, उसकी पावर 1 इंटू इसकी पावर क्या है 0.12, और इसकी पावर कितनी है जी 2, इसकी पावर कितनी है 2। अच्छा उल्टा कर दिया क्या, ए की पावर देख लो, देखो जी ए की पावर है 2 और इसकी पावर है 1, इसको मल्टीप्लाई कर देना, जो उत्तर आएगा वो सही उत्तर आएगा, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। ध्यान से देखो इस सवाल में क्या था, कुछ नहीं था इस सवाल में, जो कंसंट्रेशन है सबसे पहले हमने रिएक्शन लिखी, रिएक्शन के बाद उस रिएक्शन को चलाया, और उस रिएक्शन को चलाया तो कंसंट्रेशन लिखी, और कंसंट्रेशन लिखने के बाद हमें रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये रेट का फॉर्मूला कौन सा है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, और इसमें जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की है उसका कोई लेना देना नहीं है, उसकी स्टोइचियोमेट्री चाहे 50 कर लो चाहे 150 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या आपको यह सवाल समझ में आया है? अगर आपको ये सवाल समझ में आया है तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट करो, बोलो जी। जिस टाइम की कंसंट्रेशन होती है उसी टाइम का रेट, इस टाइम की कंसंट्रेशन होती इसी टाइम का रेट आता, देख लो यहाँ रेट पुट करके वैल्यू 0 आ जाएगी, वैल्यू 0 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है जी, क्योंकि रेट कांस्टेंट कुछ नहीं होगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट क्या हुआ, रिएक्शन चलेगी तभी तो कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है जी। जिस टाइम की रेट उसी टाइम का रेट निकलता है, उसी टाइम की कंसंट्रेशन होती है, आपको ये अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। बोलो जी, क्या हम आगे चल सकते हैं? चलें आगे, चल लेते हैं। देखो जी, सिंपलेस्ट कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ते हैं हम, इंटीग्रेटेड
रेट इक्वेशंस। अब एक बात सुनो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फिर पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके बाद nth ऑर्डर पढ़ लेंगे, उसके बाद हाफ लाइफ पढ़ लेंगे। या फिर ऐसा कर सकते हैं जीरो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ ले, उनका हाफ लाइफ, nth ऑर्डर रिएक्शन और nth ऑर्डर का हाफ लाइफ, ऐसा भी कर सकते हैं। देख लेंगे, जो भी आपकी इच्छा होगी कमेंट करके आप बता देना, जैसा आप पढ़ना चाहोगे वैसा कर लेंगे। देखो कोई समस्या तो इसमें है नहीं, A गिव्स टू B, एक सिंपल सी रिएक्शन ली है हमने, ठीक है जी। इसके लिए जब मैं रेट डिफाइन करने जाता हूं, थ्योरेटिकल रेट आता है मेरा, रेट इक्वल टू क्या, माइनस dA बाई dt इक्वल टू प्लस dB बाई dt, ये रेट आता है थ्योरेटिकल। अब एक्सपेरिमेंटल रेट क्या आता है, एक्सपेरिमेंटल रेट आएगा क्या, के A की पावर क्या n, और ये n क्या होता है, इस n को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का ये क्या होता है, ऑर्डर होता है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब हमें देखो जी, ये इस साइड तो रेट है, इस साइड भी रेट है, तो हम इन दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं। ये है जी प्रोडक्ट के लिए, ये किस चीज के लिए है जी, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नहीं लेंगे, हम रिएक्टेंट की लेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो रेट है, ये रेट है, ये कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे बेस्ड है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का आइडिया नहीं देता। यानी कि ये जो रेट लिखा है, ये जो शुरू में रेट लिखा है, ये है जी अपना थ्योरेटिकल रेट, थ्योरेटिकल रेट। कई लोग एवरेज रेट बोल देते हैं, एवरेज रेट बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है यहां पर, तो थ्योरेटिकल रेट होता है, एवरेज रेट नहीं। एनसीईआरटी भी खैर एवरेज रेट लिखती है, लेकिन नहीं लिखना चाहिए, वो बड़ा वर्ड है। और यहां पर ये जो रेट है, ये है जी एक्सपेरिमेंटल रेट, ये एक्सपेरिमेंटल रेट। तो थ्योरेटिकल रेट और एक्सपेरिमेंटल रेट को क्या मैं इक्वल पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं जी, बिल्कुल कर सकता हूं, कूद कूद के कर सकते हैं। तो मैं पुट करता हूं यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस dA डिवाइड में dt, मैंने ये लिया, इक्वल पुट किया, के A की पावर क्या है जी, A की पावर ली है n, हमने ये पुट कर दिया, ठीक है जी। अगर मैं जीरो ऑर्डर के लिए लिखूं, किसके लिए लिखूं, जीरो ऑर्डर के लिए, तो क्या होगा, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो यहां पर n की वैल्यू क्या रही होगी, n की वैल्यू हो जाएगी 0, और n की वैल्यू 0 है तो यहां 0 पुट करेंगे, तो यहां 0 में पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस dA डिवाइड में dt। अच्छा आगे पुट कर लेते हैं, अगले पेज पर यहां पर पुट कर लेते हैं, पेन भी चेंज कर लेते हैं, क्लियर दिखेगा आपको, माइनस dA डिवाइड में dt इक्वल टू के A की पावर क्या रख लूं, 0, यानी कि n की जो वैल्यू है वो 0 रखी है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। जब n की वैल्यू 0 रखी है, इसका मतलब ये कंप्लीट क्या हो गया, 1, और 1 को k से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बच जाएगा, k, तो यहां पर मेरे पास बचेगा माइनस dA डिवाइड में dt इक्वल टू क्या, k आ जाएगा, इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। अब इसको उस साइड लेके जाऊंगा, जो कंसंट्रेशन टर्म है इस साइड, बाकी उस साइड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा dA इक्वल टू k इंटू क्या, dt, और ये जो नेगेटिव साइन है इसको भी मैं उस साइड लेके चल देता हूं। ये अपना आ चुका है मामला। अब यहां पर डिफरेंशिएशन है, यहां भी डिफरेंशिएशन है, उसको हटाना पड़ेगा, तो मैं क्या कर सकता हूं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, यहां पर लिख देता हूं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड इंटीग्रेशन में जब करता हूं तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा
डी ए इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। अब लगाता हूं मैं इंटीग्रेशन, ये लो जी इंटीग्रेशन, इस साइड भी और इस साइड भी। यहां इंटीग्रेशन कैंसल आउट हो जाएगा। इंटीग्रेशन कैंसल आउट का मतलब क्या है, देखो जी, अगर मेरे पास कोई m है, उसका डिफरेंशिएशन कर रखा है और बाद में इंटीग्रेशन कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा क्या जी, m। अगर मेरे पास कोई s है, s का डिफरेंशिएशन कर रखा है, उसका इंटीग्रेशन कर दूं तो उत्तर कितना आ जाएगा जी, s आ जाएगा। ये बात क्लियर है। सीधा सीधा आप सोच सकते हो, ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कट जाते हैं एक तरीके से, और फिर मामला जो बचता है वो रह जाता है। यहां पर आपको ऐसे दिख रहा होगा, ए है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों ये कट जाएंगे तो क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू, इधर के तो कांस्टेंट है, माइनस के इंटू, देखो ये कट जाएगा, यहां पे आ जाएगा टी प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, उसको मैं नाम दे देता हूं इंटीग्रेशन कांस्टेंट को आई। क्या नाम दे देते हैं, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट नाम दे देते हैं आई। ठीक है जी, क्या आपको ये मामला समझ में आया, यहां ये मामला बना, और जब आपको ये मामला बना तो इसका सफाया कर देते हैं यहां से, और आगे की तरफ हम कदम बढ़ा लेते हैं, कदम बढ़ाएंगे आगे की तरफ। इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे और इधर की साइड शिफ्ट कर देंगे। क्या आपको अब दिख रहा है, ये क्या विजिबल है आप लोगों के लिए, क्या विजिबल है? रेट थोड़ा थोड़ा कटा गया, रेट थोड़ा सा इस साइड कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या अब क्लियर है, अब क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है, अब बिल्कुल क्लियर है। देखो जी, फिर से मैं यहां चलता हूं। अब मुझे यहां ये जो आई लिखा हुआ है इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू मैं कैसे लेके आऊंगा, इसकी वैल्यू लेके आने का सिंपल सा मंत्र है, टाइम की वैल्यू रखो 0। टाइम की वैल्यू 0 रखोगे तो जो कंसंट्रेशन आपने ली है वो कंसंट्रेशन बदल जाएगी ए नोट में, यानी कंसंट्रेशन एट टाइम 0, कंसंट्रेशन टाइम एट 0। तो इसको यहां लेके आओ। देखो जी, यहां पर ए है, ए की जगह मैं क्या रखूंगा, ए की जगह रखूंगा ए नोट, ये लो जी, ए की जगह ए नोट इक्वल टू, यहां पर है जी माइनस के, ये रहा जी माइनस के, इंटू यहां पर है टी, टी की वैल्यू 0 रखूंगा, यहां पर प्लस आई, प्लस यहां पर क्या है आई, आई की वैल्यू मैं क्या रखूंगा, आई की वैल्यू क्या रखूंगा, कुछ नहीं रखूंगा, आई की जगह मैं आई रखूंगा। अच्छा, इसको ऐसे मत करो अभी। अब इस चीज में यहां पर क्या है, उत्तर निकालो। यहां देखो, ये तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, 0 से किसी चीज की मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो यहां बच जाएगा आपके पास ए नोट इक्वल टू क्या जी, आई, यानी कि आपके पास आई की वैल्यू आ चुकी है क्या, ए नोट, आई की वैल्यू आ चुकी है ए नोट। तो यहां पुट करेंगे, यहां पर ए है, यहां पर ए रखूंगा, ये लो जी ए रहा, ये रख रहा हूं, इक्वल टू ये रहा, माइनस के रहा, ये रहा जी, इंटू टी रहा, ये रहा जी, प्लस आई, आई की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूं ए नोट। क्या ये मामला आपको समझ में आया है क्या, क्या ये मामला आपको समझ में आया है? अगर ये माइनस का ये प्लस का आगे पीछे कर सकता हूं तो वैल्यू आ जाएगी ए इक्वल टू ए नोट माइनस क्या, के टी, ए नोट माइनस के टी। तो आप यहां से याद कर सकते हैं क्या, ए इज इक्वल टू अंकित। ए से क्या बनता है, ए से बनता है जी आपके पास अंकित। अंकित का मतलब क्या है, अब इस अंकित का मतलब क्या है, देखो जी, यहां पर ए रहा, ये रहा जी ए, यहां पर फिर से ए रहा, ये रहा जी ए, ठीक है। एन मतलब नेगलेक्ट कर देंगे, एन नेग्लिजिबल है, यहां पर के रहा, ये रहा के, ये रहा टी, ये रहा टी। यहां पर जो जो टर्म होती है ए इज इक्वल टू अंकित, यानी ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी मैं यहां पर लिख सकता हूं। क्या ये मामला आपके समझ में आया है? तो आप बताओ,
इसमें से कोई स्टेप समझ में ना आया हो फिर बताओ। बोलो जी, क्या आपके ये मामला समझ में आया या नहीं? बिल्कुल आसान मामला है। अगर नहीं समझ में आ रहा फिर बोलो, मैं दोबारा समझाने के लिए फिर से तैयार हूं। वी विल डिस्कस इट अगेन, अगेन डिस्कस मार देंगे, अगेन। ठीक है जी, बोलो बोलो, बोल नहीं रहे हैं आप, बोलो। बोलो जी। स्क्रीनशॉट बाद में भी लेना, बाद में मौका दूंगा। चल लेते हैं आगे। ये तो था जी जीरो ऑर्डर। अब चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन चल रही है, यानी कि यहां पर n की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी है? 1। देखो शुरू में तो वही सिंपल सिंपल बात, एक रिएक्शन है। अब के बाद इधर से चलते हैं बिल्कुल, A gives to B, वेरी सिंपल रिएक्शन है, A gives to B। इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए मैं लिखूंगा रेट, रेट इक्वल टू क्या होगा? माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी। दूसरी रेट, ये थ्योरेटिकल रेट थी, एक्सपेरिमेंटल होगी के ए की पावर क्या? एन, ए की पावर एन। ये मामला तो हमने पहले भी करा था, ये मामला हमने पहले भी किया है। अब इनको इक्वल पुट कर देता हूं मैं, दोनों को इनको इक्वेट कर सकता हूं तो करता हूं, माइनस डी ए डिवाइड में डी टी इक्वल टू के ए की पावर में क्या ले लेता हूं? एन। अब n की वैल्यू में क्या रखूंगा? इधर ही रख देता हूं, n की वैल्यू रख दी मैंने 1, n की वैल्यू मैंने इधर क्या रख दी? 1। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर हो गया a। तो क्या बनेगा? माइनस डी ए डिवाइड में डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर 1, और 1 लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। अब क्या करूंगा? इंटीग्रेशन की टर्म एक, कंसंट्रेशन टर्म एक साइड, बाकी टर्म एक साइड में ले जा सकता हूं। तो यहां पर माइनस डी ए डिवाइड में क्या? ए इक्वल टू के इंटू, ये उधर चला जाएगा, यहां पे हो जाएगा डी टी। इस माइनस को भी इधर ही ले जाओ, इस माइनस को भी इधर से उठा के उधर ले जाओ। ठीक है जी, अब तक ये मामला आपके समझ में आया है। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, वही लफड़ा जो पिछली बार किया था, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। लिखूंगा, क्या होगा देखना जी। यहां पर है डी ए डिवाइड में डी टी इक्वल टू माइनस के इंटू क्या जी? डी टी। क्या किया है? क्या किया है? इंटीग्रेशन लगाओ जी, इंटीग्रेशन आ गया जी, इंटीग्रेशन। ठीक है जी, इंटीग्रेशन आ चुका है। अब इंटीग्रेशन होगा क्या? होगा क्या? देखो जी, हमने जो पहले किया है, मान लीजिए हम m, ठीक है जी, m का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, उसका डिफरेंशिएशन है और उसका इंटीग्रेशन उत्तर आता था m। ठीक है, अब dm है, उसका m के रिस्पेक्ट में करूं, m मतलब कोई नाम मान लो, को क्या फर्क पड़ता है, अल्फाबेट लेटर है, तो यहां पर क्या करोगे? यहां पर उत्तर तो m ही आएगा, उसके आगे ln लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ln। ln मतलब नेचुरल लॉग। इस ln को आप ध्यान रखेंगे, ln लग जाएगा। अब मान लो इंटीग्रेशन s का किया था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उत्तर आता था अपना s। अब ds का विद रिस्पेक्ट टू s कर दिया,
तो यहां पर जब मैं इंटीग्रेशन इसका करूंगा उत्तर तो ऐसे ही आएगा, बस उसके आगे क्या लग जाएगा, ln लग जाएगा। ये मामला क्लियर है या नहीं? मान लो g का करना है, g का शुरू में क्या था, डिफरेंशिएशन था, विद रिस्पेक्ट टू g है, और इसका इंटीग्रेशन करूं उत्तर तो क्या आएगा, g, उसका क्या लग जाएगा, ln लग जाएगा, उसका क्या लग जाएगा, ln। ठीक ऐसे ही यहां पर हमने क्या लफड़ा कर दिया, dA डिवाइड में a है, तो यहां पर डिवाइड में क्या है, a है, तो यहां पर आपके पास a है, t तो वहां जा चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसका क्या होगा, तेरा क्या होगा रे कालिया, इसका क्या हो जाएगा, ये d नहीं आएगा नीचे d नहीं आएगा, नीचे ओनली क्या आएगा, देखो ये चीज है dA डिवाइड में a इज इक्वल टू माइनस के इंटू dt, उसका क्या किया है, इंटीग्रेशन। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास ln a, क्या आ जाएगा, ln a इक्वल टू इधर से फिर से माइनस के इंटू टी प्लस इंटीग्रेशन क्या आ गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिया। क्या ये मामला समझ में आया है? यहां से ये लाने के लिए थोड़ा सा समझाया था, बाकी उसको अब साफ कर देते हैं, उसका अब कोई रोल नहीं है, इसका अब कोई रोल नहीं है, ये मामला खत्म। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे इस i की वैल्यू चाहिए, और i की वैल्यू चाहिए तो टाइम की वैल्यू क्या रखूंगा, 0, टाइम इज इक्वल टू 0। a जहां जहां मिलेगा वहां क्या लिख दूंगा, a जहां जहां मिलेगा क्या लिख दूंगा, a नोट, या यहाँ ln है, तो क्या हो जाएगा, ln a है तो उसका क्या हो जाएगा, ln a नोट हो जाएगा, और तो क्या। तो यहाँ ln का क्या हो चुका है, ln a नोट इक्वल टू यहाँ पर माइनस के इंटू टी की वैल्यू क्या, 0 प्लस यहाँ पर क्या बचा, i। अब देखो जब किसी चीज को 0 से गुणा करता हूं तो क्या हो जाएगा, 0, ये तो 0, तो क्या बचा, ln a नोट इक्वल टू क्या बचा, i बचा, ln a नोट इक्वल टू क्या बचा, i। अब इस वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, आओ पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू, पुटी कर देते हैं यहां पर। तो क्या होगा देखना, ये चीज लिखता हूं मैं एज इट इज, ln a इक्वल टू क्या है, माइनस के इंटू टी प्लस यहां पर क्या, आई की जगह क्या आ गया है, आज आ चुका है ln a नोट, क्या आ चुका है, ln a नोट। अब इस ln a नोट को उस साइड ले आता हूं, इस साइड ये माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर देखो, ध्यान दो इधर सभी लोग, ln a माइनस इधर हो जाएगा ln a नोट इक्वल टू माइनस के इंटू क्या जी, टी। बस क्या किया है, इस ln a नोट को इक्वल टू के निशान से इस साइड ले आया हूं, तो निशान बदलेगा, प्लस का था क्या हो गया, माइनस का। अब क्या करना है, अब देखो इस माइनस को इधर लेके आऊंगा तो मामला पलट जाएगा, जो चीज माइनस की थी वो तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, और जो प्लस की वो किसकी हो जाएगी, माइनस की, यानी क्या हो जाएगा, ln a नोट माइनस का है तो ln a नोट हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है, ये क्या हो जाएगा ln a, ये हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू यहाँ पर k इंटू टी, ये माइनस इधर आ गया। क्या ये स्टेप समझ में आया है क्या ये स्टेप समझ में आया है क्या? बड़ा लिख देते हैं जी, बिल्कुल लिख देंगे, आप बोलो हम लिखेंगे, बड़ा कहो बड़ा लिखेंगे, छोटा कहो छोटा लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, आपकी ख्वाहिशा इच्छा पूरी की जाएगी। यहाँ पर ln a, ये a नोट माइनस ln a इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt हो जाएगा। ठीक है जी। इस k को इस साइड ला सकता हूं मैं, तो बिल्कुल लेके आ सकता हूं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां जाएगा 1/k, क्या हो जाएगा, गुणा में था डिवाइड में। अब इस ln को मैं कैसे लिख सकता हूं, a नोट डिवाइड में a
ए नॉट डिवाइड में ए इक्वल टू क्या के। ये मामला अपना बन चुका है, ये मामला बन चुका है। क्या ये बात समझ में आई आपको? ये किया क्या है, हुआ क्या है, देखो यहां पर एल एन ए नोट माइनस एल एन ए है, ये माइनस में है तो मैं इसको एल एन, ये प्लस का है तो ऊपर माइनस का है तो डिवाइड में ऐसे लिख सकता हूं इसको। अगर होता है ऐसे एल एन ए प्लस एल एन ए नोट प्लस एल एन ए होता तो प्लस में होते तो गुणा हो जाते, तो क्या लिखता एल एन ए नोट इंटू ए। ठीक है जी, ये माइनस में तो डिवाइड में चला जाता है और प्लस में है तो कहां चला जाता है, नीचे चला जाता है। चाहे लोग होता कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मतलब यहां पर ऐसे होता लोग ए नोट माइनस लोग ए, फिर भी क्या होता लोग ए नोट डिवाइड में क्या ए, ये मामला बन जाता। बोलो जी बोलो, इसको ये लिख दिया, कोई समस्या? मैथ का रूल है ये, मैथ में रूल पढ़ते हैं और प्रूव भी कर दूंगा इसको क्यों आता है, ऐसे प्रूव भी कर देंगे, कोई खास समस्या नहीं है। बायो वाले दिक्कत ना लें, मैथ वालों को तो पता ही है। ठीक है जी, अब इधर के कैसे, इधर टी बचेगा भाई, इधर टी बचेगा, के तो नीचे आ चुका है, इधर बच जाएगा क्या टी। क्या बच जाएगा इधर टी। अब इस एल एन को मैं लोग में कन्वर्ट कर सकता हूं तो क्या आ जाएगा t इक्वल टू एल एन को लोग में कन्वर्ट करते तो एक वैल्यू आती है, याद रखना 2.303 डिवाइड में t, यहां पर बन जाएगा लोग ए नोट यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड में यहां पर ए मतलब फाइनल कंसंट्रेशन। आपके पास ये बन जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन है ये, फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या ये समझ में आया है आपको? फर्स्ट ऑर्डर का फाइनल एक्सप्रेशन। बोलो जी, अब कमेंट कर दो क्या समझ में आया है। पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, लिखो आराम से, किक स्टेप कैसे कैसे लिखो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी, बोलो जी, कोई समस्या कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है जी, ये फर्स्ट ऑर्डर था। इससे पहले हमने जो किया, इससे पहले हमने किया, ये कौन सा ऑर्डर था? ये था जी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर था? जीरो। ये जीरो और ये फर्स्ट। अब एक चीज छोटी सी मैं आपको बताऊं, यहां रिएक्शन क्या ली थी? ए गिव्स टू बी। यहां रिएक्शन क्या ली थी? ए गिव्स टू बी। हर कोई पढ़ाने वाला ए गिव्स टू बी लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि एनसीईआरटी में दी है, उन्होंने यही पढ़ा है। अगर 2 गिव्स टू 3 भी हो जाता, 5 गिव्स टू 7 भी हो जाता, फिर मामला क्या बनता? फिर मामला क्या बनता? आओ उसी की तरफ चलते हैं हम। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर उसने कहा 2A गिव्स टू 3B 4B, जो रिएक्शन होती कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर क्या मामला बनता, यहां पर क्या मामला बनता। तो आप क्या लिखते? आओ देखते हैं। सबसे पहले लिखता मैं रेट। क्या लिखता? रेट। रेट लिखता 1/2 माइनस dA/dt, ये लिखता। उसके बाद एक रेट और लिखता, क्या? के ए की पावर क्या? n। n की वैल्यू मैंने मान ली 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम ले रहे हैं। अब इसको और इसको इक्वल पुट कर सकता हूं तो क्या बन जाएगा? इधर बन जाएगा 1/2 माइनस dA डिवाइड में dt इक्वल टू के। a की वैल्यू तो यहां पर हो गई 0, यानी कि a अपना हो गया कितना? ये हो गया 1, और इस साइड क्या बचा? इस साइड केवल अपने पास k बचा। तो मैं क्या करता हूं, इसको लिखता हूं dA, ठीक है जी, इक्वल टू, देखो इस माइनस को इस साइड ले गया, ठीक है, k इंटू यहां पर क्या ले गया? dt। k तो इधर है, dt उधर, ये 1/2 है, इसको भी उधर ले गया। क्या ये बात हजम हुई आपको?
क्या ये बात हजम हुई है? कुछ नहीं किया। देखो dt को तो इस साइड लेके आते थे, लेके आया के dt, माइनस को इस साइड लेके आते थे, माइनस 1/2 था, इधर आके क्या हो गया? 2 हो गया। 1/2 की जगह क्या हो गया? 2 हो गया। बोलो जी, क्या आपको ये बात समझ में आई है? क्या आपको ये बात समझ में आई है? तो आगे चल लें। पीछे वाले एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में क्या चेंज है? यही चेंज है, 2 का चेंज है। अब अगला स्टेप आपको पता ही है, एज यू नो वेरी वेल, इंटीग्रेशन करते दोनों साइड। इंटीग्रेशन कर दिया dA का, इंटीग्रेशन कर देंगे -2k इंटू dt का, इंटीग्रेशन इस साइड भी कर दिया, तो इधर क्या बच जाएगा? इधर क्या बच जाएगा? इधर a इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा? -2k इंटू t, 2k इंटू क्या बच गया? t, प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट क्या? t i। ठीक है जी, ये मामला समझ में आया है जी? बोलो जी, इसका मतलब क्या है? अब i की वैल्यू निकालेंगे। i की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? i की वैल्यू निकालने के लिए t की वैल्यू रखेंगे 0, तो a की जगह क्या हो जाएगा? a0। इसकी मोलर कंसंट्रेशन रहने दो, तो यहां रख दूंगा क्या? यहां हो जाएगा जी मेरे पास a0 इक्वल टू यहां पर -2k इंटू टी प्लस, अच्छा t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 प्लस i की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पर i की वैल्यू देखो जी, i की वैल्यू मैं बता देता हूं आपको अभी जस्ट। देखो ये कंप्लीट क्या हो गया? 0 से मल्टीप्लाई किया तो a0 इक्वल टू आई, तो यहाँ पर i की वैल्यू हो गई a0, और इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ, तो क्या बनेगा? a इक्वल टू -2k इंटू टी प्लस i की जगह क्या रखूँगा? यहाँ रखूँगा a0। यहाँ पर a इक्वल टू, यहाँ पर इसको आगे लिख लेता हूँ, a0 माइनस k इंटू टी। अपने पास ये एक्सप्रेशन बन चुका है, ये एक्सप्रेशन बन चुका है। अब अगर मैं जनरलाइज करता, क्या करता? जनरलाइज, इस 2 को मैं n मानता, इस 2 को मैं क्या मानता? n, स्टोशियोमेट्री n, मतलब n यहाँ पर क्या है? यहाँ स्टोशियोमेट्री है, ये स्टोशियोमेट्री, ये ऑर्डर होता है, ये क्या होता है? ऑर्डर। यहाँ पर n क्या मान लिया? स्टोशियोमेट्री। तो यहाँ पर n आता तो क्या आता? a इक्वल टू a0 माइनस n k इंटू टी, रियल एक्सप्रेशन मेरे पास ये आता। दैट वॉज द रियल एक्सप्रेशन, दैट वॉज द रियल एक्सप्रेशन। और मैंने इसको याद करने के लिए क्या कहा था? याद करो, a इज इक्वल टू क्या जी? a इज इक्वल टू था अंकित, a इज इक्वल टू क्या था? ये था अंकित। अरे यार, a इज इक्वल टू अंकित। अब ध्यान से देखो, अब a ये रहा, a0 ये रहा, अब माइनस का निशान n रहा, k ये रहा, i है ही नहीं, t रहा। i क्यों नहीं रहा? i की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, i की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। यानी कि अगर मैं रिएक्शन लूं 5a गिव्स टू 7b, तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू a0 माइनस 5kt। क्या जाएगा? ये जो कंसंट्रेशन है, ये जो स्टोशियोमेट्री है, ये स्टोशियोमेट्री इधर आ जाएगी। अगर रिएक्शन होती 9a माइनस 11b, 9a गिव्स टू 3b, तो क्या होता? a इज इक्वल टू a0 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाता? 9kt। ठीक है जी, इनकी मोलर कंसंट्रेशन होती है, ये बात ध्यान रहे, कभी रोने लग जाओ मोलर कंसंट्रेशन नहीं लिखे। ठीक है जी, ये है रियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस जीरो ऑर्डर, सॉरी, रियल जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये है, रियल जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये है, ये है रियल जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
बोलो जी बोलो, बोल नहीं रहे हैं आप, बोल नहीं रहे हैं आप बोलेंगे हम आगे चलेंगे, आप बोल देंगे हम आगे चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी, बोलो जी। इसे पीछे वाले रिएक्शन में क्या था, क्या ये वहां अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। यहां पे देखिए A gives to B था, क्या था, इधर लिखते हैं, यहां था A gives to B, स्टोशियोमेट्री है 1, तो मैं क्या लिखता, A इक्वल टू A नोट माइनस 1 इंटू K इंटू T। ठीक है, K इंटू T, तो यहां 1 से गुणा करता तो क्या बन जाता, KT ही बन जाता, KT ही बन जाता रे, KT ही बन जाता। अच्छा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या मामला होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या मामला होगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान देने वाली बात ये है, इधर क्या बचेगा रे दोस्तों, इधर K था, आप लोग कुछ भी कमेंट नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं बता रहे हो, दो T आपने लिखवा दिए। इधर क्या हो जाएगा, जो K है ना, क्या है, जो K है, K के आगे हमेशा स्टोशियोमेट्री आती है, तो यहाँ पे स्टोशियोमेट्री किसके आगे आएगी, K के आगे आएगी। कैसे, आओ इसको भी प्रूव बिठा लेते हैं, इसका भी प्रूव बिठा लेते हैं, और जब तक आप लाइक बिठा दो, लाइक कमेंट शेयर पक्का, नहीं तो फिर देख लो, फिर मैं आगे नहीं करवाऊंगा। देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर हो जाता 4A gives to 6B, मतलब अपने पास ये रिएक्शन है, इसके लिए रेट डिफाइन करते, रेट आता क्या, 1/4 माइनस DA डिवाइड में क्या, DT। दूसरा रेट आता K A की पावर क्या, N। इन दोनों को इक्वेट करते, इन दोनों को इक्वेट करते, तो क्या आता, इक्वेट करने के बाद ये आता जी 1/4 माइनस DA डिवाइड में DT। यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगा लो, अगर माइनस चार्ज है तो दिक्कत नहीं आएगी। K A की पावर मैं रख देता हूँ यहाँ पर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है जी, अगले स्टेप में क्या करते हैं, इनको उस साइड ले जाओ, कंसंट्रेशन टर्म देखो, DA डिवाइड में, ये भी कंसंट्रेशन टर्म है, नीचे ले आओ, DA डिवाइड में A इक्वल टू, ये DT है उस साइड ले जाओ, माइनस है उस साइड, K इंटू क्या हो जाएगा, DT। ठीक है जी, और K के आगे क्या जाएगा, 1/4 था, इधर जाके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है जी, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसके बाद क्या करते थे, इंटीग्रेशन इसी स्टेप में मार लेते हैं, आता तो है ही आपको। इंटीग्रेशन जब हम मार लेंगे इंटीग्रेशन, तो इसका क्या जाएगा, यह आ जाएगा ln A इक्वल टू, ln A कैसे आया, पीछे बैक करके देख लें वीडियो, ln A इक्वल टू, इधर से क्या जाएगा, -4K इंटू T प्लस क्या जाएगा I, और इधर से हमें I की वैल्यू चाहिए होती है हमेशा, I की वैल्यू चाहिएगी तो हम क्या करेंगे, T की वैल्यू 0, T की वैल्यू क्या 0, और A की वैल्यू क्या हो जाएगी A0, A की वैल्यू A0। तो हम क्या करेंगे, ये रखेंगे ln A, और A की जगह क्या हो जाता है A0 इक्वल टू -4 इंटू K इंटू T की वैल्यू क्या है 0 प्लस क्या बच जाएगा I, ये बच चुका है अपना I। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर ये मामला 0 से गुणा करेंगे, सारा मामला 0 हो जाएगा, माइनस भी साथ में जाएगा, माइनस भी साथ में जाएगा इसके, देखो ये 0, तो यहाँ पे आएगा ln A0 इक्वल टू I के। ठीक है जी, और इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, ये क्या है देखो ln A इक्वल टू -4 K इंटू T प्लस I की जगह क्या आ जाएगा ln A0। अब A0 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा ln A माइनस हो जाएगा, प्लस था ln A0 इक्वल टू -4K इंटू T। ठीक है जी,
अब इसको इधर लेके आएंगे या फिर हम इस मामले को निपटा लेते हैं पहले माइनस वाले को, तो क्या हो जाएगा ln a नोट माइनस ln a, जो प्लस की थी वो माइनस की, वो माइनस की प्लस की, ये माइनस खत्म, क्या बच जाएगा 4k इंटू टी। तो इधर जो 4k है इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड में 4k, ln का क्या बन जाएगा ln a नोट डिवाइड में a इक्वल टू क्या है, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है जी टी के, क्या बच जाएगा टी। अब इसको अगले स्टेप में क्या मार लेंगे, इसको लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो एक वैल्यू आती है क्या 2.303 डिवाइड में 4k लॉग, डिवाइड में 4k लॉग a नोट डिवाइड में a नोट डिवाइड में क्या a। ये अपना फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है, फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है। यानी कि मतलब क्या है, सीधा सीधा बोलूँ तो, सीधा सीधा मतलब बोलूँ तो सुनना, जो आप स्टोइचियोमेट्री लेते हो वो हमेशा हमेशा के आगे लिखी जाती है। किसके आगे लिखी जाती है, के आगे। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देख लो, के आगे स्टोइचियोमेट्री है, के आगे स्टोइचियोमेट्री है, ठीक है जी, के आगे स्टोइचियोमेट्री है। चाहे कोई भी ऑर्डर कहीं भी हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से एक रिएक्शन लिखूँ, यहाँ पर लिखूँ 3a गिव्स टू 9b, इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड में जो यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री दिख रही है वो के आगे आएगी 3k log a नोट डिवाइड में a नोट डिवाइड में a। इनकी मोलर कंसंट्रेशन होती है, ये बात भी ध्यान रख लेना। ये आपके पास एक्सप्रेशन आएगा। बोलो जी, क्या आपको ये मामला समझ में आया है, क्या आपको ये मामला समझ में आया है? अगर ये आया है तो कमेंट करेंगे आप लोग, कमेंट करेंगे, बिल्कुल कमेंट करेंगे आप लोग। आपका कमेंट बनता है, आपका प्राइम कर्तव्य है, आपका हक बनता है। अब आगे ले चलते हैं आपको। एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन हम आपको दे देता हूं। एक रिएक्शन है 8a गिव्स टू 9b। जीरो ऑर्डर के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें आप एक्सप्रेशन लिखेंगे किसका, जैसे आप लिखते हैं a इज इक्वल टू a नोट माइनस जो केटी पेटी लिखते हैं, ये पूरा एक्सप्रेशन जो लिखेंगे तो यहाँ पर a मोलर कंसंट्रेशन, यहाँ पर a नोट माइनस, यहाँ पर लिखता हूँ n k इंटू टी, ये वैल्यू लिखी है। यहाँ पर n इक्वल टू व्हाट, n इक्वल टू व्हाट, ये कमेंट करें, ये कमेंट करें आप, n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू क्या होगा, ये आपको बताना है। यू हैव टू टेल, यू हैव टू टेल, यू हैव टू टेल n इज इक्वल टू व्हाट, n इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है जी। n क्या होगा आपको बताना होगा, आपको बताना ही होगा, आपको बताना ही होगा। स्लाइड देख लेते हैं एक करके सारी। सबसे पहले आज की स्लाइड ये थी जहां से हमने केमिकल काइनेटिक्स शुरू किया था, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन किए थे। उसके बाद हमने थोड़ा सा और न्यूमेरिकल पोर्शन पे थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश की थी। पी मैक्सिमम इनिशियल कंसंट्रेशन था जब मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाना था, और जब हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट नहीं बनाना था तो हम क्या करते थे, जो रिएक्टेड अमाउंट थी वही लेते थे, जो रिएक्टेड अमाउंट थी वही लेते थे। लिमिटिंग रिएजेंट ये पिछली क्लास में बताया था, ये इसलिए बताया आज भी ताकि आपको याद रहे, ताकि आपको याद रहे, ठीक है जी। यहाँ पर फिर से एक न्यूमेरिकल था, फिर से हम चाहे वो ए से बनाए चाहे बी से बनाए, जो अमाउंट थी वो तो यही रही,
जो अमाउंट बनेगी वो फिक्स है। उसके बाद हम आगे चल लेते हैं। एक सवाल आया था, इसमें पूरा मामला आज तक का इन्वॉल्व था, पूरा मामला आज तक इन्वॉल्व था, ठीक है जी। तो इसमें मेन मामला ये था, आप कंसंट्रेशन ये ले रहे हो या ये ले रहे हो। जिस टाइम की रेट पूछता है, जिस टाइम के लिए वो रेट पूछता है, उसी टाइम की कंसंट्रेशन होती है। जिस टाइम के लिए रेट पूछे, तो यहाँ देखो ए की कुछ कंसंट्रेशन गिवन थी, ए की कुछ कंसंट्रेशन गिवन थी, मैं बता देता हूँ। ए की कुछ कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 और बी की क्या है 0.2। तो ए और बी स्टोइचियोमेट्री देखेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो ए और इसके आगे बी है तो इसके आगे क्या लिखेंगे बी। ये 3C, इसका कोई रोल नहीं होता, क्योंकि जब हम रेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रेट लिखते हैं, वो केवल रिएक्टिंग स्पीसीज के लिए लिखी जाती है। रेट क्या होता है, ये रेट लो के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग है, रेट लो। रेट लो के अकॉर्डिंग रेट क्या होता है, रेट लो के अकॉर्डिंग रेट क्या होता है, रेट ऑफ ए रिएक्शन, rate of a reaction is proportional to the product of concentration of reactants raised to this power some alpha or beta which may or may not be equal to stoichiometric coefficient। जो stoichiometric coefficient के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी, और मैंने ये बोला था अगर ऐसा है तो लास्ट वाली लाइन काट दो, stoichiometry के इक्वल नहीं होती, क्योंकि यहाँ देखो stoichiometry 1 ऑर्डर कितना 2, यहाँ stoichiometry 2 ऑर्डर कितना 1। इसलिए आपको ये चीज़ चमके, ये चीज़ समझ में आए, इसलिए हमने ये मामला किया है, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा, उसने कहा रेड्यूस टू, ये मामला मेन होता है। ये क्या लिखा हुआ है, रेड्यूस टू, क्या लिखा हुआ है, रेड्यूस टू। रेड्यूस टू का मतलब होता है बची हुई अमाउंट। रेड्यूस टू का मतलब बची हुई अमाउंट। बची हुई अमाउंट मतलब टाइम टी पे कितनी बची हुई है, टाइम टी पे कितनी बची हुई है, उसी को आप रेड्यूस टू बोलेंगे। टाइम टी पे कितनी बची हुई है, क्या है, रेड्यूस टू, ठीक है जी। यहाँ पर 0.06 है, 0.1 थी, माइनस करेंगे 0.04 रिएक्ट कर चुकी हैं। अगर 1 से 2 रिएक्ट कर रहा है 0.04 से 0.8 रिएक्ट करेगा। अगर 1 से 3 बन रहा है 0.04 से 0.12 बनेगा। लेकिन जब हमें पता है रेट पूछी है, रेट पूछी है और रेट पूछी है तो प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं होता। अभी डेफिनेशन बताई, रेट का कोई रोल नहीं है। तो ये कंसंट्रेशन थी। अब सवाल ये है, या तो मैं 0.04 0.08 पुट करूं या 0.06 और 0.12 पुट करूं। तो उत्तर है टाइम टी पे रेट पूछी है, जिस टाइम की रेट पूछी है उसी टाइम की कंसंट्रेशन रखते हैं। उसी टाइम की कंसंट्रेशन, टाइम टी की पूछी है तो टाइम टी की ही आप कंसंट्रेशन पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पुट कर दी है 0.06 0.12। क्यों, ये टाइम किसकी है, टी की है, ठीक है जी। आगे चल लेते हैं मामला अपना। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने यहाँ ड्राइव की है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आप आराम से देख सकते हैं। अंकित आप याद करेंगे फॉर्मूला, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख चुके हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर, आपको दिख रही होगी। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, बस स्टोइचियोमेट्री बदली, 2 और 3 स्टोइचियोमेट्री बदली। स्टोइचियोमेट्री बदलने से कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, तो फर्क ही फर्क पड़ता है, फर्क ही फर्क पड़ता है। पागल हो जाएंगे आप, इतना फर्क पड़ जाता है, ठीक है जी। तो बनता क्या है, तो यहाँ पर अंकित, यहाँ पर n की वैल्यू आ जाती है स्टोइचियोमेट्री 2, तो k के आगे स्टोइचियोमेट्री 2, k के आगे स्टोइचियोमेट्री कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम 4 स्टोइचियोमेट्री रखते हैं और फिर हमारा उत्तर में भी कितना आ जाता है, 4। ये फर्स्ट ऑर्डर था, ये 0 ऑर्डर में रखी थी। 0 ऑर्डर में देखो ये फार्मूले बनते हैं और फर्स्ट ऑर्डर में ये बनते हैं। मामला सेम वही, k के आगे कुछ ना कुछ वैल्यू रखी जाएगी, k के आगे कुछ ना कुछ वैल्यू रखी जाती हैं। उसके बाद ये आपको बताना है a = a0 - n के t। यहाँ पर जो n है उसकी कितनी वैल्यू होगी, n की कितनी वैल्यू होगी, n की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन हम आपको दिए देता हूँ, ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो आपको n की वैल्यू बतानी है क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या होगी।
एन की वैल्यू बताएंगे आप। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। अब मिलते हैं कल। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कमेंट करें आप, ठीक है। और जितना ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करते रहा करो।